Hello students, welcome to class 9th. We are doing the chapter electoral politics. This is the chapter of democratic politics, and today we are doing the topic nomination of candidate. Yesterday we have completed the topic voters list and electoral constituencies. कल हमने वोटर्स लिस्ट और इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में पढ़ लिया था कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं, हाउ मेनी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर इन इंडिया, ये सारी चीज़ें कल हम पढ़ चुके थे। अब हम बात कर रहे हैं नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंस को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, उसमें रिजर्व जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो कैसे हैं, यानी SC ST OBC के लिए, वुमेन के लिए अलग से जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको रिजर्व किया गया है, और वोटर्स लिस्ट यानी वोटर्स जो हैं उनके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, वो किस किस तरीके से वोट हमें कर सकते हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको किस किस तरीके से वो वोटिंग कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स की, यानी कि जिन्हें हमें वोट करना है, जो भी इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं, यानी जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो कैंडिडेट्स कैसे चुने जाते हैं, यानी किन लोगों को ये राइट प्राप्त है या किन लोगों के पास ये राइट है कि वो इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट में। देखिए, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखें कि जो नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट है ये किस लिए किया जाता है कि जिससे लोगों के पास रियल चॉइस आ पाए, जिससे लोगों के पास क्या आ पाए, रियल चॉइस आ पाए। और जब लोगों के पास रियल चॉइस होगी, क्योंकि मैंने आपको ब्रिटेन का एग्जाम्पल दिया था, वहाँ पर लोगों के पास, चाहे वहाँ पर 2 पार्टीज वर्क कर रही हैं, एक तो जो लेबर पार्टी है और एक जो कमर्शियल पार्टी है, वो दोनों जो पार्टी हैं वो दोनों पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर हैं, उन दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये दोनों जो पार्टी हैं, इन दोनों पार्टीज में लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है। वैसे तो चॉइस है, लेकिन रियली देखा जाए तो उनके अंदर कोई चॉइस नहीं है। तो इस तरीके से जो रियल चॉइस है लोगों के पास, अगर डिफरेंट कैंडिडेट्स को खड़ा किया जाएगा तो लोगों के पास रियलिटी में चॉइस होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है रियल चॉइस की हम बात कर रहे हैं कि नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट जो है वो रियल चॉइस को शो करता है। नेक्स्ट है एज, जो है जो कोई भी जो पर्सन है जिसके पास वोटिंग राइट है, कोई भी पर्सन जिसके पास वोटिंग राइट है, वोटिंग राइट से मतलब जिसके पास 18 ईयर से जो अबव है, जिसका EPIC यानी इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड बना हुआ है, वो वोट देने के लिए क्या होता है, वो वोट देने के लिए एलिजिबल होता है। वो वोट देने के लिए कंपलसरी उसके लिए है ये जो एलिजिबिलिटीज हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो पार्टी का जो नॉमिनेशन है, अब बात करें कि इसके लिए जो भी वोटिंग राइट दे सकता है वो कैंडिडेट भी बन सकता है। जिसके पास वोटिंग राइट है वो क्या बन सकता है, कैंडिडेट भी बन सकता है। बट एक ही उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें कि जो वोटिंग राइट जिसके पास होता है उसकी 18 ईयर और उससे अबव एज होती है, लेकिन जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हो रहा है उसकी जो मिनिमम एज होती है वो होती है 25 ईयर्स। जो इलेक्शंस में खड़ा हो रहा है उसकी जो मिनिमम एज है वो होती है 25 ईयर्स। पार्टी का जो नॉमिनेशन है, पार्टी के लिए जो नॉमिनेशन है उसके लिए जो टिकट दिया जाता है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो 25 ईयर की जो एज हो जाएगी जिसकी वो नॉमिनेशन कर सकता है, वो अपनी नॉमिनेशन फॉर्म फिल कर सकता है और नॉमिनेशन के लिए खड़ा हो सकता है। सबसे पहले तो उसको क्या चाहिए, खड़ा होने के लिए इलेक्शन में उसके पास अपना एक सिंबल होना चाहिए कि भाई मैं अगर खड़ा होऊंगा तो मेरा ये सिंबल रहेगा। कोई वॉच है, यानी एक यूनिक सिंबल होता है। हमने आपको बताया था कि अच्छा ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, सॉरी 10th क्लास में एक चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज का, उसमें एक पॉइंट है कि पार्टी जो है, कोई भी जो पार्टी होती है, आपने देखा होगा बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सबके यूनिक सिंबल होते हैं और आप उन सिंबल्स को देखते ही पहचान जाते हैं कि ये पार्टी ये सिंबल इस पार्टी का है, या फिर ये सिंबल इस पार्टी को शो कर रहा है, या ये फॉलोअर, अगर कोई भी फॉलोअर उसको सिंबल को यूज कर रहा है तो आप ये भी समझ जाते हैं कि ये जो सिंबल है इस पार्टी का है, तो ये इस पार्टी का फॉलोअर है। तो पार्टी का जो भी सिंबल होता है, एक यूनिक सिंबल उस कैंडिडेट के पास हो,
उस कैंडिडेट के पास क्या हो, एक यूनिक सिंबल हो, तो वो पार्टी का नॉमिनेशन भर सकता है। यानी पार्टी का नॉमिनेशन क्या होगा, पार्टी के नॉमिनेशन, पार्टी उसे उसकी तरफ से पार्टी में अपना नाम दे सकता है और उसे हम कहते हैं टिकट। यानी उसे उस पार्टी का टिकट मिल गया है। इसका मतलब टिकट मिलने का मतलब क्या है कि वो उस पार्टी से, जैसे बीजेपी से अगर उसे नॉमिनेशन मिला है, बीजेपी से अगर उसे टिकट मिला है, इट मीन्स उसे बीजेपी का टिकट मिल गया है, बीजेपी से वो नॉमिनेटेड है। अब बात करते हैं हम कि सबसे पहले जब उसे टिकट मिल जाता है, तो देखिए टिकट तभी मिलता है और कोई भी पर्सन जो है वो खड़ा तभी होता है इलेक्शंस में जब उसके पास इतना उसको बिलीव हो या ये उसको ट्रस्ट हो कि लोग जो हैं वो उसको फॉलो करेंगे, लोग उसको फॉलो करेंगे और उसको इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि किचन मतलब कि जितना जीतने के लिए मुझे क्या चाहिए, जीतने के लिए मुझे जितने वोट्स चाहिए उतने लोग जो हैं वो क्या हो जाएंगे, मुझे वोट दे देंगे। तो जब वो इस चीज़ से श्योर हो जाता है, टिकट ले लेता है, अपना सिंबल डिसाइड कर लेता है, उसके बाद इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए, यानी इलेक्शन से पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, फॉर्म्स फिलअप करने होते हैं, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो कंटेस्ट इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए उसे नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना होता है। क्या फिल करना होता है, उसे नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना होता है। और इन नॉमिनेशन फॉर्म में उसके नेम वगैरह ये सब कुछ लिखा हुआ होता है। नॉमिनेशन फॉर्म फिल करते ही उसके सिग्नेचर होते ही क्या हो जाता है, उसे पार्टी की तरफ से खड़ा होने का मौका मिल जाता है और वो पार्टी की तरफ से खड़ा हो जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट की। जब भी कोई भी जो कैंडिडेट है वो इलेक्शन में खड़ा होता है, तो जब वो नॉमिनेशन फॉर्म भरता है तो उसे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना पड़ता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट से क्या मतलब है, यानी कि उसे कुछ अमाउंट उसको डिपॉजिट कराना होता है। जैसे वो अमाउंट क्या हो, जैसे कुछ 25,000 या 6,000, 10,000 एक सिक्योरिटी जमा करानी होती है कि अगर ये सिक्योरिटी जमा होती है और अगर उस पर्सन को मिनिमम एक रेशियो फिक्स होता है, जो भी 10% जो है 6% रेट होता है, 6% अगर उसे टोटल वोट के 6% भी नहीं मिले तो वो सिक्योरिटी उसकी जब्त हो जाती है, उस सिक्योरिटी को जब्त कर लिया जाता है। और अगर उसे 6% से ज़्यादा वोट मिल जाते हैं तो वो सिक्योरिटी उसकी इलेक्शन जीतते ही क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है, यानी कुछ अमाउंट जो है उन्हें इलेक्शन कमीशन के पास डिपॉजिट कराना पड़ता है। ये जो सारी जो प्रोसेस है, इस सारी प्रोसेस को कौन देखता है, इलेक्शन कमीशन देखता है। लीगल डिक्लेरेशन विद डिटेल, और सिक्योरिटी डिपॉजिट कराने के बाद कैंडिडेट को अपने कुछ लीगल डिक्लेरेशन देने होते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके काफ़ी सारे नए ऑर्डर्स जो हैं वो पास हुए हैं। क्यों, जिससे कि लोग जो हैं वो मनमानी ना कर पाएँ, क्योंकि पार्टीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा मनमानी करती हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशंस पैदा कर देती हैं, कई बार ऐसे लोगों को खड़ा कर देती हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं। उससे देश को बहुत ज़्यादा, देश की सुरक्षा को और देश के वेलफेयर को बहुत ज़्यादा डेंजर पोजीशन में आना पड़ता है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जितने भी कैंडिडेट खड़े होंगे उन सबकी लीगल डिक्लेरेशन जो है वो डिटेल के साथ आ जानी चाहिए, लोगों के पास, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास पहुंच जानी चाहिए। अब इस लीगल डिक्लेरेशन में क्या है, क्या क्या डिक्लेयर करना पड़ता है उन्हें डिटेल में। देखिए, एक तो क्रिमिनल केसेस, जितने भी क्रिमिनल केसेस उस पर चल रहे हैं कैंडिडेट पर, उन सभी का टोटल डिटेल उसे देना पड़ता है। नेक्स्ट है असेट्स एंड लायबिलिटीज। ये क्रिमिनल केसेस का जो डिटेल है ये उसे इसलिए देना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा जो केस है वो बहुत ज़्यादा गंभीर आरोप उस पर लगे हुए हों और वो इलेक्शन में खड़ा हो जाए। तो अगर क्रिमिनल केस ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा गंभीर हैं तो उन केसेस में क्या हो जाएगा, उसको उस कंडीशन में उन्हें इलेक्शंस लड़ने नहीं दिया जा सकता। असेट्स एंड लायबिलिटी, असेट्स और लायबिलिटी की उसके पास कितनी असेट्स हैं और कितनी उसके पास लायबिलिटीज़ हैं, यानी कितनी उसके पास जिम्मेदारियां हैं, ये सारी चीज़ें असेट्स एंड लायबिलिटीज, कितनी लायबिलिटी यानी कितनी उसकी जिम्मेदारियां और कितनी उसकी संपत्ति है, ये सब कुछ उसे डिक्लेयर करना पड़ता है। कहने का मतलब उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है कि जब वो इलेक्शंस में खर्चा करेगा तो कहीं वो अपनी प्रॉपर्टी से ज़्यादा तो नहीं कर देगा।
तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो जानकारी है वो उसे देनी होती है सुप्रीम कोर्ट को। नेक्स्ट है उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि वो एजुकेटेड कितना है, कि उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी है, 10th पास है, 8th पास है, ग्रेजुएशन है, 12th है, या पोस्ट ग्रेजुएटेड है, या और भी कोई टेक्निकल उसने डिप्लोमा किया हुआ है, वो जो भी है वो सारा। वैसे भी आज के टाइम पे जो कह सकते हैं कि जो सरपंच हैं वो भी क्या होने चाहिए, पंचायत समिति में इलेक्शन के लिए भी कम से कम 8th पास होना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि एजुकेशनल जो एक कह सकते हैं हम कि एजुकेशनल जो व्यू होता है, एटीट्यूड जो होता है एजुकेशनल पर्सन का, एजुकेटेड पर्सन का, वो अलग होता है। तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इलेक्ट जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, यानी जो हमारी कंट्री को, हमारे स्टेट को जो चलाने के लिए जो शक्ति जो अपने अंदर समझ रहा है, तो उसके अंदर कुछ एजुकेशन भी होनी चाहिए। ये हो गए हमारे लीगल डिक्लेरेशन की, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास ही सारी चीज़ें जो है वो पहुंच जाती हैं। तो ये नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट की जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो गई। सबसे पहले तो रियल चॉइस देते हैं उसको, 25 ईयर एज होनी चाहिए मिनिमम। उसके बाद टिकट उसे मिल जाता है पार्टी से, तो इलेक्शन कंटेन करने के लिए उसे नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है और उसके साथ उसे सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी होती है। उसके बाद उसे लीगल डिक्लेरेशन विद डिटेल देना होता है, यानी कि जितना भी डिटेल है क्रिमिनल केसेस का, असेट्स का, लायबिलिटीज़ का, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, ये सब कुछ उसको वहाँ पर सबमिट करवाना होता है सुप्रीम कोर्ट के पास। अब मैं बात करती हूँ इलेक्शन कैंपेन की। इलेक्शन कैंपेन क्या है? इलेक्शन कैंपेनिंग, देखिए इलेक्शन कैंपेनिंग का मीन्स होता है जो ये जितना भी प्रचार प्रसार जो करते हैं ये सब क्या है? इलेक्शन कैंपेनिंग है। फ्री एंड फेयर, फ्री एंड ओपन डिस्कशन अबाउट पॉलिसीज, यानी कि हर पार्टी को अपनी पॉलिसीज के बारे में या अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, अपने नेचर के बारे में, अपनी क्वालिटीज़ के बारे में फ्रीली और ओपनली डिस्कशन करने का जो मौका दिया जाता है, सभी लोगों को बताने का जो मौका दिया जाता है, उस बताने के मौके को ही या उस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्शन कैंपेनिंग कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा जब इलेक्शन से पहले माइक लगा लगा कर आपके घरों में आते हैं, वो बहुत ज़्यादा पम्पलेट्स वगैरह आपको बांटे जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है ऐसी ऐसी चीज़ों का, इतनी सारी असेंबल होती है, जनता उन लोगों को सुनती है, बहुत ज़्यादा भाषण वगैरह, स्पीचेस वगैरह दिए जाते हैं। ये सब क्या है? ये इलेक्शन कैंपेनिंग है। उसमें किया क्या जाता है? सिर्फ अपने आप को दूसरे से बेटर बताना। यही होता है कि हमारी पार्टी अदर पार्टी से बहुत ऊपर है, बहुत अच्छी है, तो यही बताना होता है। तो यही होता है इलेक्शन कैंपेनिंग। अब ये इलेक्शन कैंपेनिंग जो है फ्री और ओपन डिस्कशन का एक स्टेज है। अबाउट पॉलिसीज़, ये लोग बात करते हैं उसमें अपनी पॉलिसीज़ के बारे में। जो भी पॉलिसीज़ जो हैं, जितनी भी पॉलिसीज़ उन लोगों ने अपनी या जनता की वेलफेयर के लिए जो चलाई हैं, वो सारी पॉलिसीज़ जो हैं उनके बारे में डिस्कस यहाँ पर किया जाता है। इलेक्शन की जो कैंपेनिंग होती है, जब नॉमिनेशन यानी जब फाइनल डेट होती है नॉमिनेशन की, यानी कि जब पार्टी को टिकट मिलने की, जितने भी कैंडिडेट्स को टिकट देना है, उसकी जो फाइनल डेट होती है, उस डेट से लेकर 2 वीक्स तक उन्हें कैंपेनिंग का टाइम दिया जाता है। इलेक्शन कैंपेनिंग का जो टाइम होता है वो फाइनल जब टिकट जो फाइनल डेट होती है टिकट की, यानी जब फाइनली लिस्ट आ जाती है कैंडिडेट्स की, उसके बाद 2 वीक्स का टाइम होता है और 2 वीक पीरियड, इतने ही टाइम तक इन्हें कैंपेनिंग करनी होती है। फोकस किया जाता है पब्लिक के अटेंशन पर। वैसे तो 2 वीक का टाइम होता है, लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत पहले से इसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं और इससे पहले से कैंपेनिंग करना भी स्टार्ट कर देते हैं। प्रिपरेशन तो क्या, कैंपेनिंग ही स्टार्ट हो जाती है। फोकस हम पब्लिक अटेंशन,
उनका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, पब्लिक को अटेंशन में रखना, यानी पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, जिससे कि लोग जो हैं वो उनकी बातों को सुने, समझें और उन पर भरोसा करें और फिर उन्हें वोट दें और उन्हें अगले जो इलेक्शंस हैं उनमें उनको जिताएं। तो फोकस किया जाता है बिल्कुल पब्लिक अटेंशन पे, और बहुत ज़्यादा मतलब लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा नारे वगैरह भी देते हैं। जैसे कि कांग्रेस पार्टी है, उसने बहुत ज़्यादा 1971 में कांग्रेस पार्टी ने दिया रिमूव पॉवर्टी, ये नारा उसने दिया था कांग्रेस पार्टी ने, रिमूव पॉवर्टी। सेव डेमोक्रेसी का नारा दिया गया। फिर ऐसे स्लोगन्स जो हैं ये सब पार्टीज के द्वारा ही बनाए गए हैं। ये स्लोगन्स जो हैं ये इसलिए बनाए जाते हैं कि उनकी बात को थोड़ी सी और इफेक्टिवनेस मिले, उनकी बात जो है वो ज़्यादा गौर से सुनी जाए, ज़्यादा इंटरेस्ट लेके सुनी जाए। अब ज़्यादा इंटरेस्ट लेके सुनी जाएगी तो ऑब्वियसली लोग उस पर गौर भी करेंगे, तो ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर सुनी जाए, इसलिए गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, स्लोगन दिया गया। सेव डेमोक्रेसी का कि लोकतंत्र को बचाया जाए। ये सभी जो लैंड टू टाइलर यानी कि ज़मीनों को किनको दिया जाए, जो उनके असली मालिक हैं उनको दिया जाए। प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुज की सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा की जाए। ये सब क्या हैं, ये सब स्लोगन्स हैं, जो कि ये स्लोगन्स क्या हैं जो समय समय पर बहुत सारी पार्टीज़ ने अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग में अपनी अपनी स्पीचेस के दौरान उन्होंने इन सभी स्लोगन्स का यूज़ किया है। ये कुछ सिलेक्टेड स्लोगन्स हैं, ऐसे बहुत सारे स्लोगन्स हैं जिनको अलग अलग पार्टीज़ अपने अपने टाइम पर यूज़ कर चुकी हैं, कर रही हैं और आगे भी करेंगी। जो भी उस समय का मेन जो मुद्दा होता है, या ये कह सकते हैं कि मेन जो प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम को क्या बनाया जाता है, एक मुद्दा बनाया जाता है। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हर पार्टी ये कहती है कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और जो अदर पार्टी है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगी। तो इस तरीके के कुछ स्लोगन बनाए जाते हैं जिससे उनकी बातों को इंटरेस्ट लेके सुना जा सके और लोग उन्हें ध्यान से सुनकर समझकर उन्हें वोट दें। तो ये बहुत सारे स्लोगन्स हैं और ये इस तरीके से इलेक्शन की कैंपेनिंग होती है। नेक्स्ट हम बात करें कि जब ये इलेक्शन कैंपेनिंग जो होती है, यानी इसमें लोगों से खुली बात जो है वो करने की छूट होती है, लेकिन इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि इलेक्शन कैंपेनिंग करने का तरीका क्या है। ये नहीं है कि आप मन में जो मर्जी आ रहा है आप बोले जा रहे हैं। इनके लिए बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है कि एक पार्टी क्या क्या नहीं कर सकती, वो हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि उनको बिल्कुल ही फ्री छूट दे दें कि वो कुछ भी करो कुछ भी मत करो, कोई रोक टोक नहीं होगी उनके ऊपर। तो फर्स्ट जो है पॉइंट, दैट इज ब्राइब और थ्रेटनिंग, कि कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो किसी भी वोटर को क्या नहीं कर सकती, ब्राइब नहीं कर सकती और ना ही उसे थ्रेटन कर सकती है। ब्राइब मीन्स होता है रिश्वत देना या लेना, तो रिश्वत उसे नहीं दे सकती और ना उसे डरा धमका कर उससे वोट ले सकती है। बहुत सारे जो केसेस हैं उनमें देखा जाता है ऐसे कि जो कैंडिडेट्स हैं वो लोगों को क्या दे देते हैं, ब्राइब यानी रिश्वत, और बहुत ज़्यादा जो मनी है वो दे देते हैं। अल्कोहलिक ड्रिंक्स अवेलेबल करवाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा बहाया जाता है पानी की तरह उनको ब्राइब करने के लिए, और उससे वोट ले लिए जाते हैं, डरा धमका कर भी वोट ले लिए जाते हैं। कभी कभी कोई पोलिंग बूथ्स होते हैं उन पर लोगों को आने ही नहीं दिया जाता कि जाओ आप लोगों का जो वोट है वो तो हो गया है, और कोई और लोग ही जो हैं वो अपनी उनकी तरफ से वोट दे देते हैं। तो ये चीज़ क्या है, ब्राइब और थ्रेटनिंग जो है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर कहीं पर भी ऐसा कुछ पता चलता है तो क्या हो जाता है, अगर कहीं पे भी ऐसा कुछ पता चलेगा तो वो इलेक्शंस कैंसिल हो जाते हैं। नेक्स्ट है अपील फॉर कास्ट एंड रिलीजन। कास्ट और रिलीजन के नाम पर कभी भी अपील नहीं करनी है अपनी पार्टी को जीतने के लिए, यानी जाति और धर्म के नाम पर अपनी पार्टी की जीत की उम्मीद करना या अपनी पार्टी की जीत के लिए अपील करना कि भाई मैं भी ब्राह्मण हूँ या मैं हिंदू हूँ और तुम लोग भी हिंदू हो तो मुझे वोट दो, या मैं ब्राह्मण हूँ आप लोग भी सब ब्राह्मण हैं तो वोट दीजिए, ऐसा नहीं। जाति और धर्म के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते। यूजिंग गवर्नमेंट रिसोर्सेज, आप कभी भी इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकते। इलेक्शन की कैंपेनिंग के लिए गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को यूज़ नहीं किया जा सकता।
spend more than 25 lakh in Lok Sabha election, 10 lakh in assembly election. असेंबली इलेक्शन में इसका एक क्राइटेरिया है, ये नहीं मनमर्जी आए जैसे पैसा बहा दिया। असेंबली के जब इलेक्शंस होते हैं तो असेंबली इलेक्शंस में यानी स्टेट्स वाले असेंबली के इलेक्शन में आप 10 लाख से ऊपर जो पैसा है वो नहीं बहा सकते, यानी 10 लाख से ऊपर आप पैसा जो है वो नहीं लगा सकते अपनी कंपेनिंग में। और जो लोकसभा इलेक्शंस होते हैं उनमें आप 25 लाख से ज़्यादा जो मनी है उसका यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप इससे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपके ऊपर इंक्वायरी हो सकती है, क्योंकि आप पहले ही क्या दे चुके हो, क्योंकि ये जो फंड है ये कौन देता है, 10 लाख 25 लाख ये देती है गवर्नमेंट आपको। और यहाँ पर आपको मैंने बताया भी था कि आपकी असेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में गवर्नमेंट को सब पता होता है कि आपके पास कितना पैसा है कितना नहीं है, तो वो सब उन्हें पता लग जाता है। अब है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स के लिए। कोड ऑफ कंडक्ट यानी अब ये हो गया कि इसमें लोग जो हैं उनके साथ जो बिहेवियर है, यानी इलेक्शन जो कंपेनिंग है उसमें किस तरीके से बिहेवियर किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। तो ये चीज़ें बिल्कुल आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। कैसे क्लियर हो गई होंगी कि ये नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट होता है, इलेक्शन की जो कंपेनिंग है आपने देखा होगा, ये तो बिल्कुल लाइव देखा होगा, गाड़ियाँ घुमा करके बहुत ज़्यादा जो कंपेनिंग है वो की जाती है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। इवन आपने देखा होगा जब वोट डालने वाला जब दिन आता है तो उस दिन भी हाँ गाड़ियों में ले जाते हैं कि अरे नहीं नहीं हम ले जा रहे हैं गाड़ी में, चलो हमारे साथ चलो, हमें वोट देना, ये करना वो करना, गाड़ियाँ लगा दी जाती हैं, हाथ जोड़े जाते हैं, हाथ पैर पड़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को बिल्कुल ऐसा कर देते हैं कि अरे नहीं अब तो आप ही हमारे भगवान हो। और आफ्टर इलेक्शन क्या होता है, जो पहले हमें भगवान मान रहे थे और अब वो हमें पैर की धूल भी नहीं समझते, तो वो क्या है। तो इसीलिए ऐसे जो भी इलेक्शन कंपेनिंग है बहुत सोच समझकर उसको देखना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, यानी कि ध्यान से अपनी सारी सूझबूझ का यूज़ करते हुए बिल्कुल वाइज बनकर आपको क्या करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए। तो इस तरीके से ये है हमारा नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, सम रेस्ट्रिक्शंस एंड इलेक्शन कंपेनिंग। नाउ द कोड ऑफ कंडक्ट इज द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुमारो. So thank you, have a nice day, read it carefully from your book, and if you can't understand anything please share with me on my personal WhatsApp number. So thank you, have a nice day.